ખાસ હાજરી આપી અને મીડિયા સેન્ટરનું સુરત ખાતે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। મંત્રોચ્ચાર સાથે પૂજા વિધિ કર્યા બાદ રિબિન કાપી આ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન થયું છે। સંબિત પાત્રા સહિત તમામ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પણ જોવા મળ્યા। થોડી જ વારમાં પત્રકાર પરિષદ પણ કરવામાં આવશે। ખાસ કેટલીક માહિતી પણ તેઓ આપશે। સંબિત પાત્રાએ ખાસ હાજરી આપી છે અને સુરતમાં મીડિયા સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। પરંપરાગત રીતે મંત્રોચ્ચાર સાથે પૂજા વિધિ સાથે ભાજપના મીડિયા સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન થયું છે। તો સુરતમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાએ મીડિયા સેન્ટરનું આ ઉદ્ઘાટન કર્યું। મંત્રોચ્ચાર સાથે મીડિયા સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। એક તરફ વિધાનસભા ચૂંટણી આવી રહી છે, પ્રચાર પ્રસાર પૂરજોશમાં ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે। તમામ ભાજપના મોટા નેતાઓ ગુજરાતમાં છે અને પ્રચંડ પ્રચારમાં લાગ્યા છે। ત્યારે બીજી તરફ સંબિત પાત્રાએ ભાજપના મીડિયા સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। ઉદ્ઘાટનમાં તેઓએ ખાસ હાજરી આપી, પૂજા વિધિ કરી। થોડી જ વારમાં તેઓ પત્રકાર પરિષદ કરશે। मंच पर आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री निरंजन जी, महापौर महोदया, मेरे मित्र और यूपी से विधायक शलभ मनी जी और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ जितने भी पत्रकार मौजूद हैं, मैं सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ कहता हूँ। देखिए, मैं उड़ीसा से हूँ और मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं गुजरात की पावन भूमि पे, जगन्नाथ जी की भूमि से द्वारकाधीश और सोमनाथ जी की भूमि पे आने का ये पवित्र अवसर मुझे मिला है। इसके कारण मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आप सब मुझे सुनने आए। मैं आज गौरव महसूस करता हूँ जब भी मैं भारत से बाहर जाता हूँ और जब भी मुझे कोई कहता है कि आप भारत से हैं। भारत तो बहुत आगे बढ़ गया है। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का गौरव जिस प्रकार से पूरे विश्व में बढ़ा है, एक उड़िया निवासी के रूप में, एक उत्कल निवासी के रूप में मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती है। और इस प्रकार का एक विराट नेतृत्व, एक गुजराती जो आज पूरे भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, और केवल भारतवर्ष ही नहीं, ग्लोबल लीडर के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी उभर के आए हैं। इसलिए मैं गुजरात के इस मिट्टी को नमन करता हूं और प्रत्येक गुजराती को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को नेता बनाया, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया। तो इसका नतीजा हुआ कि भारतवर्ष को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो विकास के पथ पर अग्रसर भारत को आगे लेके जा रहे हैं। बंधुगण, ये छोटी बात नहीं है। 27 वर्षों तक अनवरत भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से गुजरात में सेवा करने का मौका मिल रहा है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जात पात बांटने वाली, नेपोटिक, जो जिसको कहते हैं भाई भतीजे वाली राजनीति, इन सबको न करते हुए केवल विकास के विषय को आगे बढ़ाया है। इसीलिए आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को निरंतर 27 वर्षों तक पद पे रखा है। आज ये कितनी बड़ी बात है, 97% घरों में पीने का पानी मिल रहा है पूरे गुजरात में। 97% गुजरात आज पीने के पानी के लिए मोहताज नहीं है, उसे पानी मिल रहा है हर घर नल योजना के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार आप कोरोना कालखंड में देखिए, अभी तक लगभग 71 लाख परिवारों को, 3.48 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया है। उनके घरों में किस प्रकार अनाज पहुंचाया जाए, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में बैठे हुए गुजरात के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता की है। ठीक उसी प्रकार लगभग अगर 36 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर मिला है, तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1.70 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट इन 27 वर्षों के अंदर खुला है। जनधन अकाउंट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह एक बहुत बड़ा उछाल गुजरात के लिए है। गुजरात की जो विकास की गाथा है वो हम सब ने बार बार बताया है, आप भी जानते हैं। कल यहाँ राहुल गांधी आए थे और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने जब देखा वो वीडियो जो आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है,
कि राहुल गांधी जी को सुनने के लिए तो उनके कार्यकर्ता जो मंच पे उनके नेता मौजूद थे वो भी सुनना नहीं चाहते हैं। उनके भरत सिंह सोलंकी जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, शायद बीच में छोड़ के चले गए कि मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, अब हो गया बहुत, आप ही बोल दो जो बोलना है। जब इस प्रकार का माहौल मंच पे होता है, आप देखिएगा उस मंच पर उनके नेताओं के बीच में एक कंफ्यूजन था। मंच के ऊपर खुद उनके नेता उनकी भाषण के ट्रांसलेशन को बीच में छोड़ के जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं अच्छा आप नहीं करेंगे, आप छोड़ के जा रहे हैं, और भरत जी चले जाते हैं, बाकी नेता ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी को कोई सुनना नहीं चाहता, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता है। ये अपने आप में कांग्रेस किस अवस्था में गुजरात में है, किस व्यवस्था में पूरे भारतवर्ष में है, यह विषय को व्यक्त करता है। वो कोई भारत तोड़ो यात्रा कर जोड़ना तो इनसे होता नहीं है, ये तोड़ो यात्रा ही कर रहे हैं। और आज तो मैंने देखा महाराष्ट्र से एक न्यूज़ आई हुई है कि ये जो कलाकार, फिल्म के कलाकार इत्यादि आ रहे हैं, ये भी सब प्रायोजित है। ये प्रयोजन के माध्यम से, ये स्वतः कोई कलाकार नहीं आ रहे हैं, ये प्रायोजित है कि आप आइए, उसके बदले में आपको लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रलोभित करके कलाकारों को भी राजनीतिक क्षेत्र में उतार करके राहुल गांधी का एक हाइप बनाने की कोशिश ये किया जा रहा है। कितनी बार ये कोशिश की जा चुकी है राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की, मगर मैं बार बार कहता हूं रॉकेट में फ्यूल नहीं है, फ्यूल खत्म हो चुका है। कितनी बार भी लॉन्च करने की कोशिश करिए, ये लॉन्च नहीं हो सकता है। बंधुगण, मुझे तो आश्चर्य हुआ कल राहुल गांधी जिस समय ये ट्रांसलेशन बंद हुआ उस समय वो आदिवासियों के विषय में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और राहुल गांधी कह रहे थे कि जब मैं छोटा था, बड़े कब हुए पता नहीं, वैसे जब मैं छोटा था, 6 साल का था, तब दादी जी ने उनको किताब दी, फोटो वाली किताब दी जिसमें आदिवासियों की फोटो थी, और फोटो देख करके उन्होंने आदिवासियों के विषय में समझा। ये बचपन में फेरी टेल की कहानी की तरह आप आदिवासियों को फोटो देखकर पहचानते हो। राहुल जी, जब आप छोटे थे, 6 साल के थे, और फोटो देखकर आदिवासी क्या होता है ये पहचान रहे थे, उस समय गुजरात के इस पवित्र मिट्टी में नरेंद्र नामक का एक छोटा सा बालक, उसको फोटो देखकर गरीबी क्या होती है, फोटो देखकर आदिवासी क्या होता है, फोटो देखकर भारतीयों के मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, ये समझने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र खुद चाय बेच करके, खुद गरीबी देख करके, गरीबी झेल करके उसने प्रतिज्ञा लिया था बचपन में कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरी माँ जो आज 200 सिगरेट के बराबर की धुएं को सांस से अंदर ले रही है, चूल्हे पर खाना बनाते हुए, कोई भी माँ गुजरात में इस प्रकार से तड़पेगी नहीं। ये संकल्प नरेंद्र ने बचपन में ही लिया था। नरेंद्र ने उसी समय ये संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब खाली पेट न सो सके, इसीलिए प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से घर घर किस प्रकार अन्न पहुंचाया जाए, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने आज बतौर प्रधानमंत्री किया है। तो राहुल गांधी, एक तरफ आपकी फेरी टेल की कहानी है, किताब, दादी माँ, कहानी, फोटो, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की अनुभूतियां हैं, उसे सहा है, उसे देखा है। इसलिए ये तो आप मोदी जी को समझाइए मत कि गरीबी क्या होती है, तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता की है। ठीक उसी प्रकार लगभग अगर 36 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर मिला है, तो यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1.70 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट इन 27 वर्षों के अंदर खुला है। जनधन अकाउंट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह एक बहुत बड़ा उछाल गुजरात के लिए है। गुजरात की जो विकास की गाथा है वो हम सब ने बार बार बताया है, आप भी जानते हैं। कल यहाँ राहुल गांधी आए थे और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने जब देखा वो वीडियो जो आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि राहुल गांधी जी को सुनने के लिए तो उनके कार्यकर्ता जो मंच पे उनके नेता मौजूद थे
वो भी सुनना नहीं चाहते हैं। उनके भरत सिंह सोलंकी जी ट्रांसलेशन कर रहे थे, शायद बीच में छोड़ के चले गए कि मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, अब हो गया बहुत, आप ही बोल दो जो बोलना है। जब इस प्रकार का माहौल मंच पे होता है, आप देखिएगा उस मंच पर उनके नेताओं के बीच में एक कंफ्यूजन था। मंच के ऊपर खुद उनके नेता उनकी भाषण के ट्रांसलेशन को बीच में छोड़ के जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं अच्छा आप नहीं करेंगे, आप छोड़ के जा रहे हैं, और भरत जी चले जाते हैं, बाकी नेता ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी को कोई सुनना नहीं चाहता, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहता है। ये अपने आप में कांग्रेस किस अवस्था में गुजरात में है, किस व्यवस्था में पूरे भारतवर्ष में है, यह विषय को व्यक्त करता है। वो कोई भारत तोड़ो यात्रा कर जोड़ना तो इनसे होता नहीं है, ये तोड़ो यात्रा ही कर रहे हैं। और आज तो मैंने देखा महाराष्ट्र से एक न्यूज़ आई हुई है कि ये जो कलाकार, फिल्म के कलाकार इत्यादि आ रहे हैं, ये भी सब प्रायोजित है। ये प्रयोजन के माध्यम से, ये स्वतः कोई कलाकार नहीं आ रहे हैं, ये प्रायोजित है कि आप आइए, उसके बदले में आपको लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रलोभित करके कलाकारों को भी राजनीतिक क्षेत्र में उतार करके राहुल गांधी का एक हाइप बनाने की कोशिश ये किया जा रहा है। कितनी बार ये कोशिश की जा चुकी है राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की, मगर मैं बार बार कहता हूं रॉकेट में फ्यूल नहीं है, फ्यूल खत्म हो चुका है। कितनी बार भी लॉन्च करने की कोशिश करिए, ये लॉन्च नहीं हो सकता है। बंधुगण, मुझे तो आश्चर्य हुआ कल राहुल गांधी जिस समय ये ट्रांसलेशन बंद हुआ, उस समय वो आदिवासियों के विषय में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और राहुल गांधी कह रहे थे कि जब मैं छोटा था, बड़े कब हुए पता नहीं, वैसे जब मैं छोटा था, 6 साल का था, तब दादी जी ने उनको किताब दी, फोटो वाली किताब दी, जिसमें आदिवासियों की फोटो थी, और फोटो देख करके उन्होंने आदिवासियों के विषय में समझा। ये बचपन में फेरी टेल की कहानी की तरह आप आदिवासियों को फोटो देखकर पहचानते हो। राहुल जी, जब आप छोटे थे, 6 साल के थे, और फोटो देखकर आदिवासी क्या होता है ये पहचान रहे थे, उस समय गुजरात के इस पवित्र मिट्टी में नरेंद्र नामक का एक छोटा सा बालक, उसको फोटो देखकर गरीबी क्या होती है, फोटो देखकर आदिवासी क्या होता है, फोटो देखकर भारतीयों के मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, ये समझने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि नरेंद्र खुद चाय बेच करके, खुद गरीबी देख करके, गरीबी झेल करके उसने प्रतिज्ञा लिया था बचपन में कि जब मैं बड़ा होऊंगा, मेरी माँ जो आज 200 सिगरेट के बराबर की धुएं को सांस से अंदर ले रही है, चूल्हे पर खाना बनाते हुए कोई भी माँ गुजरात में इस प्रकार से तड़पेगी नहीं। ये संकल्प नरेंद्र ने बचपन में ही लिया था। नरेंद्र ने उसी समय ये संकल्प लिया था कि कोई भी गरीब खाली पेट न सो सके, इसीलिए प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना के माध्यम से घर घर किस प्रकार अन्न पहुंचाया जाए, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने आज बतौर प्रधानमंत्री किया है। तो राहुल गांधी, एक तरफ आपकी फेरी टेल की कहानी है, किताब, दादी माँ, कहानी, फोटो, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की अनुभूतियां हैं, उसे सहा है, उसे देखा है। इसलिए ये तो आप मोदी जी को समझाइए मत कि गरीबी क्या होती है। दूसरा विषय है, आपने कहा आदिवासी इस देश का मूल निवासी होता है, मालिक होता है। बिल्कुल सही, आदिवासी ही इस देश का मालिक होता है। सोनिया गांधी जी इस देश की मालिक नहीं है, आदिवासी ही हैं, हिंदुस्तानी ही इस देश का मालिक है। और इसीलिए तो आज गर्व के साथ हम सब कह सकते हैं, इस देश की प्रथम नागरिक कौन है? इस देश की प्रथम नागरिक, इस देश की राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और मुझे भी गर्व है, मैं उड़ीसा से आता हूँ, वो हमारे एक संघर्षशील परिवार से आकर के एक आदिवासी महिला, आप देखिए सर्वोच्च पद पे विराजमान है। और मैं दुख के साथ कहता हूँ, पीड़ा हुई हमें जब इसी कांग्रेस पार्टी ने, इसी राहुल गांधी जी की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का अपमान किया, एक आदिवासी महिला का अपमान किया।
आप कल भाषण में राहुल गांधी जी कह रहे थे कि आदिवासियों के बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, उनके बच्चों को इंजीनियर बनना चाहिए, और मोदी जी नहीं बना रहे हैं। राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी जी, और उसके लिए, उनके पद के लिए जिस प्रकार के अशोभनीय भाषा का प्रयोग आपके LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी जी ने किया था, वो शब्द मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उदित राज जी ने, जिनका आप एडवाइस लेते हैं, आपका आशीर्वाद उदित राज जी के ऊपर है। उदित राज जी ने कहा था कि ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी और द्रौपदी मुर्मू हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक बनी है और राष्ट्रपति बनी। ये तो दुर्भाग्य है, ये आपके नेता ने कहा था, और आप यहां पर आके भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि कल आपने कहा किसानों के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, युवाओं के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है। राहुल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं जब दिल्ली में बैठकर 100 पैसे भेजता हूं तो 85 पैसे बीच में गायब हो जाते। कहां गायब होते थे? ये कांग्रेसियों के जेब में ही जाते थे। उस समय तो केवल कांग्रेस पार्टी थी। तो 85 पैसे कांग्रेसियों के जेब में जाते थे, 15 पैसे ले दे के गरीबों के जेब तक पहुंचते थे, गरीबों तक पहुंचते थे। मगर आज सीना ठोक करके हम कह सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी बड़ा प्रधान दिल्ली में बैठ करके जब 100 पैसे भेजते हैं तो DBT के माध्यम से किसान के खाते में, महिलाओं के खाते में, गरीब के खाते में 100 का 100 पैसा पहुंच जाता है। एक भी पैसा पिलफरेज या भ्रष्टाचार के माध्यम से उसकी लीकेज नहीं होती है, वो यहां से वहां नहीं जाता है। ये फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कल प्रधानमंत्री जी ने सूरत में भी जिस प्रकार का एक वातावरण बना था औकात शब्द को लेकर, मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की औकात दिखा देंगे। क्या औकात दिखाएंगे? वो तो प्रमुख सेवक है, वो एक गरीब व्यक्ति है। उन्होंने कभी भी अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। उन्होंने कुछ भी किया है तो लोगों के लिए किया है। उनकी औकात क्या दिखाएंगे? आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति का अगर आप औकात दिखाना चाहते हैं तो ये किस प्रकार के शब्द हैं? क्या क्या गाली आपने नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया? सोनिया जी ने यहीं खड़े होकर कहा था कि वो मौत का सौदागर है, गंदी नाली का कीड़ा, किसी ने कॉकरोच कहा, किसी ने यमराज कहा। ये सारी गालियां नरेंद्र मोदी जी को आपने दिया है, गुजरात की अस्मिता को दिया है। ये गाली केवल नरेंद्र मोदी जी को नहीं, ये गुजरात के स्वाभिमान और गुजरात के अस्मिता को गाली देने का काम निरंतर कांग्रेसियों ने किया है। किस प्रकार से आप जिस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे थे, जिनके साथ आपने मिलकर के सत्ता के लिए आपने लड़ाई लड़ी, गधों को दिखा करके गुजराती बता रहे थे, आपको याद है ना? कुछ सालों पहले किस प्रकार इन लोगों ने गुजरातियों को नीचे दिखाने का कोशिश किया था, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां कोई औकात का खेल नहीं हो रहा है। यहां अगर कोई मुकाबला हो रहा है तो वो विकास की मुकाबले के साथ, विकास किस प्रकार आगे बढ़े, किस प्रकार गुजरात आगे बढ़े, उसकी बात लेकर हम आगे चल रहे हैं। और खुद कल नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो पार्टी मेधा पाटकर जी को भारत जोड़ो आंदोलन में लाकर खड़ी कर सकती है, जो पार्टी ब्रांड गुजरात के रूप में मेधा पाटकर जी को प्रोजेक्ट कर सकती है, वो मेधा पाटकर जी जो अवरुद्ध उत्पन्न कर रही थी, अवरोध कर रही थी सरदार सरोवर डैम को, आज सरदार सरोवर डैम के कारण गुजरात में जिस प्रकार का चौमुखी विकास हुआ है, जहां जल कभी पहुंचने का सपना कोई नहीं देख सकता था, वहां जल पहुंचा है, वहां हरियाली पहुंची है। सौराष्ट्र, आप सोच के देखिए किस प्रकार की परिस्थिति सौराष्ट्र में थी और आज सौराष्ट्र कहां पहुंचा है। जल के लिए मोहताज करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था इन लेफ्टिस्ट, इन लिबरल्स ने, आज उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के जब राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा करते हैं तो एक क्लियर संदेश गुजरात को देते हैं कि मैं जोड़ने के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं विकास के साथ खड़ा नहीं हूं, मैं अभी भी तोड़ने के साथ खड़ा हूं। जातिवादी राजनीति के विषय में कल राहुल गांधी बोल रहे थे। भरत सिंह सोलंकी जी वहां बगल में खड़े थे। आप बताइए, उनके पिताश्री ने यहां किस प्रकार की जातिवादी ये जो खाम की राजनीति किसने की थी? आज हम खाम की राजनीति नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि आज हम सुनते हैं किसके घर में राशन पहुंचा,
आज हम सुनते हैं किसके घर में सिलेंडर पहुंचा, आज हम सुनते हैं किसको टीकाकरण हुआ है किसका, आज हम सुनते हैं कितनी सड़क बनी है, आज हम सुनते हैं कौन सा डैम बनने वाला है, मेट्रो कहां पहुंचने वाला है। इन विषयों पर चर्चा होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये विषय लेके आगे बढ़ते हैं। और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का नब्ज है। आज भी कांग्रेस के मध्य में कोई राजनीति है तो वो तुष्टीकरण की राजनीति है। वरना आप बताइए, ये इंद्रजीत परमार किस प्रकार की भाषा का प्रयोग। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि कोई विधायक इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है कि मैं हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी नहीं खुलने दूंगा। अरे क्या हम लोगों ने क्या पाप किया है? हिंदू हो या कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे चिकित्सा के ऊपर तो सबका अधिकार है। आप एक समुदाय को चिकित्सा से वंचित रखना चाहते हैं, उनके इलाके में डिस्पेंसरी ना खुले, इस प्रकार का विषय कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी विधायक कैसे कह सकता है? वो इसलिए कह रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी का प्रश्रय उनके ऊपर है। इसी प्रकार की तोड़ने की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। बंधुगण, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं उड़ीसा से आया हूं। मु उड़िया पिला, जगन्नाथों को प्रदेशवासी छी, जगन्नाथ जी के प्रदेश से आया हूं। और गुजरात और उड़ीसा के बीच में एक अटूट संबंध है, पूर्व और पश्चिम के बीच में एक अटूट संबंध है। वो संबंध जगन्नाथ जी का है। वहां भी रथ चलता है, यहां भी रथ चलता है। महाप्रभु जी का आशीर्वाद वहां भी है, महाप्रभु जी का आशीर्वाद यहां भी है। मैं इतना ही अपील करना चाहता हूं। देखिए, राजनेता तो हम लोग बाद में हैं, मनुष्य पहले हैं। गुजरात के स्वाभिमान को नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में इसके सुगंध को फैलाया है, गुजरातियों को चाहिए कि ऐसे एक विराट नेता के भुजाओं को और कैसे शक्तिशाली कर सके, ऐसे एक सेवक को और कैसे शक्तिशाली कर सके। प्रत्येक गुजराती को, मैं उड़ीसा का बेटा कह रहा हूं, उड़ीसा से छोटा सा बालक कह रहा हूं, प्रत्येक गुजराती को अपने बड़ा प्रधान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। ये गुजरात के स्वाभिमान का विषय है और मुझे पता है अंत में गुजरात के स्वाभिमान और विकास की ही जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।